नमस्कार। आज हम बात करेंगे खाने की नली या फूड पाइप या ईसोफेजियल कैंसर के बारे में। ईसोफेगस या फूड पाइप क्या होती है? ये वो स्ट्रक्चर है जो कि जिसके द्वारा खाना जो है वो थ्रोट के रास्ते होता हुआ इस खाने की पाइप, खाने की नली से ये सीधे पेट में जाता है। इसको ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। अगर इसमें कैंसर डेवलप हो जाए तो इसे ईसोफेजियल कैंसर या फूड पाइप का कैंसर कहा जाता है। फूड पाइप का कैंसर या ईसोफेजियल कैंसर अन्य कैंसर्स की तरह एक बढ़ती उम्र का रोग है और 40 साल के बाद ये कैंसर ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी हैं कि वो क्या है। शराब के सेवन से इस कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। धूम्रपान या तंबाकू के सेवन से, चाहे तंबाकू का सेवन धूम्रपान में हो, हुक्के में हो, बीड़ी में हो, पान मसाला में हो, पान में हो, किसी भी फॉर्म में अगर तंबाकू का सेवन होता है तो उससे जो खाने की नली का कैंसर है उसका रिस्क ज्यादा होता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों में, जैसे कि खट्टी डकारों की अगर लंबे समय तक प्रॉब्लम रहे, जिसे हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, GERD कहते हैं, अगर ये लंबे समय तक चले तभी भी इस तरह के कैंसर की रिस्क ज्यादा होती है। इसके अलावा मोटापे की वजह से भी, जी हाँ, हम लोगों ने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। मोटे लोगों में यह कैंसर ज्यादा देखा जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकता है। अब ये है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, अगर खाने की नली में कैंसर की गांठ बनने लगे तो जो खाना का जो पैसेज होता है उसमें अवरोध आने लगता है, तो उसकी वजह से खाना खाने में दिक्कत होती है। लगता है कि खाना फंस रहा है, जा नहीं पा रहा। इसे हम मेडिकली डिस्फेजिया कहते हैं। तो शुरुआत में दिक्कत खाने की वजह से हो सकती है, बाद में तो पानी पीने में भी रुकावट आने लगती है। तो खाना खाने में लगे कि हाँ, खाना पास नहीं हो रहा, सटका ही नहीं जा रहा है, खाना जा ही नहीं रहा, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और ये एक इसमें यहाँ पे हम ये सोचते हैं, ये शंका होती है कि ये कहीं कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। फिर इसके अलावा अगर खाने पीने में दिक्कत होती है तब उससे वजन में भी कमी आने लगती है, क्योंकि एक तो इंसान खाना नहीं खा पा रहा और प्लस जो कैंसर की गांठें होती हैं वह भी जो है उनकी वजह से भी वजन में कमी आती है। तो अगर वेट लॉस हो रहा हो, कई बार लॉस ऑफ एपेटाइट भी या भूख का कम लगना भी होता है। फिर इसके अलावा कैंसर की गांठों में कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, तो जिसकी वजह से उल्टी में खून भी आ सकता है। उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें दर्द भी हो सकता है। फिर कैंसर की वजह से कैंसर और भी शरीर में जा सकता है। कैंसर जैसे कि फेफड़े में जा सकता है, लिवर में जा सकता है। तो अगर लिवर में जाएगा तो जहां लिवर होता है हमारे दाहिने हिस्से में, पेट में, वहां दर्द हो सकता है। फेफड़े में चला जाए तो खांसी, और खांसी में ब्लड वगैरह आ सकता है। यह तो हो गई कि हाँ, इसके चिन्ह क्या हो सकते हैं। तो अगर कोई 40 साल से ऊपर, 50 साल के से ऊपर का कोई आदमी हो या औरत हो और वो ऐसे चिन्ह बताए और लगे कि हाँ ये चिन्ह, देखिए इन्फेक्शन वगैरह में भी ऐसे चिन्ह हो सकते हैं, बट ये है कि इन्फेक्शन वगैरह के चिन्ह जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे चिन्ह अगर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो सबसे पहली जांच क्या की जाती है? सबसे पहले तो देखिए कुछ ब्लड की जांचें होती हैं, देखने के देखिए अगर कमजोरी वगैरह है तो उसको और कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा खाने की नली में ट्यूमर देखने के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी या दूरबीन की जांच होती है, जिसमें खाने के रास्ते में जाके हम पूरा खाने की नली और पेट देख सकते हैं। और अगर उसमें अगर हमें दिख जाए कि हाँ किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ट्यूमर या अगर कैंसर की गांठ दिख जाती है, तो वो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। वहां से एक बायोप्सी या सुई का टुकड़ा भी लिया जाता है, जो कि लैब में जाती है और फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनती है, जिसमें कि ये है कि हाँ कैंसर है कि नहीं, और कैंसर है तो कौन सी किस्म का कैंसर है। क्योंकि खाने की नली का कैंसर या ईसोफेजियल कैंसर भी एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं, जिसकी डिटेल्स में हम इस वीडियो में नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या, अगर लगता है कि हाँ कैंसर की गांठ आ गई, अब आगे क्या करें, तो फिर हम पूरे शरीर का स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि कैंसर की गांठ केवल यहीं पर है या कहीं और तो नहीं फैली हुई। इसमें सीटी स्कैन किया जाता है, जिसमें फेफड़ा और पेट देखा जाता है, एब्डोमेन देखा जाता है, सीटी चेस्ट एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट के साथ, या फिर आजकल तो पेट स्कैन का चलन ज्यादा बढ़ गया है, पेट सीटी स्कैन का चलन। इसके अलावा डॉक्टर्स कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे जब एंडोस्कोपी कर रहे हो तो उसी में एक अल्ट्रासाउंड भी साथ में किया जा सकता है, ताकि अगल बगल क्या स्थिति है, कैंसर का कितना लोकल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसकी जड़ें कहाँ तक जा रही हैं, ये सारी चीजें भी देख ली जाए। अच्छा, ये पता लग गया कि बीमारी कैंसर है, ये पता लग गया कि बीमारी का एक्सटेंट क्या है स्कैन करा के, तो जो इलाज है उसके लिए फिर सर्जन
रेडिएशन थेरेपिस्ट यानी जो सिकाई विभाग के डॉक्टर होते हैं, और कीमोथेरेपी यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ये तीनों विभाग आपस में बैठ के ट्यूमर बोर्ड का डिस्कशन होता है। देखिए, आजकल कैंसर के इलाज में केवल एक डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भरता नहीं है, एक से ज्यादा विभाग का इन्वॉल्वमेंट होता है ताकि कैंसर जो है वो पूरी तरह से ट्रीट किया जा सके। कई बार कैंसर की जड़ें रहती हैं जिनके लिए रेडिएशन दी जाती है जलाने के लिए सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले भी कैंसर में कमी लाने के लिए, ताकि कैंसर कम हो जाए। कई बार सिकाई का उपयोग होता है और कीमोथेरेपी का भी उपयोग होता है ताकि सर्जरी ऑपरेशन से पहले हम कैंसर की डिजीज को कम कर सकें और उसके बाद फिर हम सर्जरी करके बाकी बची हुई बीमारी को निकाल दें। तो इसीलिए ईसोफेजियल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन का प्रयोग होता है ताकि हम कैंसर की गांठ को कम कर सके और उसके बाद सर्जरी करके कैंसर का खात्मा हो जाए। अब तो इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जैसी दवाइयां भी आ गई हैं। तो अगर लगता है कि शरीर में बीमारी एक ही जगह है, अगर बहुत ही कम बीमारी है तब तो सिंपली ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन लगता है कि नहीं थोड़ा एक्सटेंट ज्यादा है, जड़ें थोड़ी ज्यादा दिख रही हैं, तब उसमें, या फिर अगर बगल लिम्फ नोड पॉजिटिव आ रहे हैं तब उसमें हम कीमो रेडिएशन करके सर्जरी करते हैं। कई बार सर्जरी के बिना भी कीमो रेडिएशन से इलाज हो जाता है। और फिर अगर लगता है कि कुछ बीमारी बची है तो आजकल ऑपरेशन के बाद इम्यूनोथेरेपी जैसी दवाइयां दी जाती हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि बीमारी वापस आने का जो रिस्क है वो कम से कम हो जाए। तो अगर ईसोफेजियल कैंसर से बचना है तो शराब के सेवन से, सिगरेट के सेवन से, मोटापे से बचें। अगर आपको खट्टी डकारों की शिकायत है, एसिड रिफ्लक्स की शिकायत है, तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलकर उसका इलाज करवाना चाहिए। एक्सरसाइज करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और कैंसर से बचिए। जी नमस्कार।